हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 3 इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन पॉपुलेशन के बारे में देखेंगे। तो इसके पहले जो है हमने देखा था, जो इसके पहले के जो चैप्टर्स में हमने देखा था कि कैसे जो है ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आते हैं ट्रेडिंग पर्पज के लिए और धीरे धीरे जो है एडमिनिस्ट्रेशन अपना जो साम्राज्य है यहाँ फैलाते जाते हैं। तो अब हमको देखना है कि इफेक्ट्स क्या थे उन जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो इंडियन लोग हैं, ठीक है, हमारी जो भारतीय भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ के लोगों के में क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में देखना है। और आगे भी हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, तो वीडियोस देखते रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं ये, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स जो है हमारी कंट्री में आने के बाद क्या क्या चेंजेस उन्होंने किए। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि उन्होंने जो है अपने फायदे के लिए यहाँ के लोगों का शोषण कैसे किया। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट चैप्टर यू स्टडीड अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश। तो जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने यहाँ पे अपना साम्राज्य जो है ट्रेडिंग के पर्पज से तो आए थे, यहाँ पे मसाले खरीदने आए थे, कपड़े खरीदने आए थे, लेकिन यहाँ पे अपना खुद का साम्राज्य उन्होंने फैलाना चालू कर दिया। तो ये हम लास्ट चैप्टर में देख चुके थे। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन सोसाइटी की। जैसे कि चैप्टर का नाम है कि हमको क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटिश रूल का हमारी इंडियन सोसाइटी में, उसके बारे में देखना है। Since 1600 AD to 1757 ट्रेड वाज मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश। जैसे कि मैंने बताया कि वो ट्रेडिंग के लिए आए थे। तो ट्रेडिंग का पर्पस कब से कब था? 1600 से लेके 1757, ठीक है, इतने सालों तक उनका मेन पर्पस यहाँ पे ट्रेड करना था। दे यूज्ड टू टेक clothes, spices, etc. from India and in return they used to bring gold, silver in exchange। तो यहाँ पे वो ट्रेड करने के लिए आते थे। ट्रेड क्या क्या करने के लिए आते थे? क्लोथ और स्पाइसेस की मेन चीजें हैं, और भी छोटे छोटे चीजों के लिए यहाँ पे सामान को खरीदने आते थे, ट्रेडिंग के लिए आते थे। और उसके बदले में, ठीक है, उस समय हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था, उसमें बार्टर सिस्टम यूज होता था। मतलब वो क्लोथ और स्पाइसेस देते थे, ले जाते थे यहाँ से, और एक्सचेंज में गोल्ड और सिल्वर जो है इंडियन मार्केट जहां से खरीदते थे उनको वहां गोल्ड और सिल्वर देते थे। दे यूज टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट ऑन सेलिंग इंडियन गुड्स इन फॉरेन मार्केट बट दे कैन नॉट डू सेम इन इंडियन मार्केट। तो यहाँ पे वो यहाँ से सामान ले जाते थे सस्ते दामों में, और जो फॉरेन मार्केट है, जो उनका यूरोपियन मार्केट है, वहां जाके वो उसको बहुत ही हाई रेट में बेचते थे। तो इससे उनको प्रॉफिट जो है हाई प्रॉफिट होता था, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता था। लेकिन इंडियन मार्केट में वो चीजें वो सेफ तरीके से नहीं कर पा रहे थे। मतलब यहाँ से सामान लेके वो वहां तो चले जाते थे बेचने के लिए, लेकिन वहां का सामान वो इंडियन मार्केट में नहीं बेच पाते थे। ड्यू टू वन साइडेड ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू फेस द क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे जो उन्होंने कंपनी स्टैब्लिश की थी उसका क्या नाम है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जब भी हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं तो हम ब्रिटिशर्स की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने कंपनी इंडिया में अपनी कंपनी एस्टैब्लिश की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ पे उसको ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोल रहे हैं? क्या कंपनी जो उन्होंने कंपनी बनाई थी, ठीक है, कंपनी यहाँ पे एक साम्राज्य जो उन्होंने बनाया था, एक ग्रुप उन्होंने बनाया था जो यहाँ पे ट्रेडिंग करेगी। तो ये जो कंपनी, इसका नाम उन्होंने ईस्ट इंडिया क्यों रखा? क्या वो सिर्फ इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में ये ट्रेड कर रहे थे? नहीं, ईस्ट इंडिया इसलिए उन्होंने नाम रखा था क्योंकि यूरोप के ईस्ट साइड में इंडिया है, ठीक है, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लिया है। ठीक है, तो एक ही साइड ट्रेड हो रहा था, तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा वहां पे अपनी कंट्री में आलोचना का सामना करना पड़ता था। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना का सामना। किस तरीके की आलोचना? भाई तुम वहां जा रहे हो, सामान लेके आ रहे हो, लेकिन हमारा सामान तो तुम वहां नहीं बेच पा रहे हो। तो इसलिए जो कंपनी है उसको आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। कंपनी वॉज फोर्स टू अरेंज मनी फॉर ट्रेड फ्रॉम इंडिया ओनली। और अब जो है कंपनी को क्या बोल दिया गया है कि जो यूरोपियन मार्केट, सॉरी यूरोप है, वहां से उनको कुछ भी गोल्ड सिल्वर नहीं मिलने वाला, उनको अपना पैसा खुद अरेंज करना है। ठीक है, तो आपको अगर वहां इंडिया से ट्रेड करना है तो आपको यहीं पे पैसा बनाना है और यहाँ के लोगों से पैसे उसी पैसे से सामान खरीदना है और उसको जाके बाद में बेचना है। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर एंड प्लासी बंगाल वाज अंडर कंट्रोल। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के बाद में बंगाल जो है उनके एकदम अंडर कंट्रोल में था। दे बिकम रॉयल कोटरेट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा एंड गॉट राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। तो इसलिए जो है वो शाही जो कोर्ट है, ठीक है, जो दरबार था,
वहां पे उनको क्या है, जगह मिल गई। और उनको क्या राइट मिला कि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से, बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। देन आफ्टरवर्ड्स दे डिड नॉट हैव टू फेस प्रॉब्लम ऑफ मनी फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन और फॉर एक्सटेंशन ऑफ देयर रेंट। और उसके बाद उनको जब एक राइट मिल गया कि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, तो उनके पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो उनको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, और वो जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है और अपना जो साम्राज्य है उसको धीरे धीरे क्या है, फैलाने लग गए। इन दोस डेज लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर रूलर्स एंड इंग्लिश आल्सो कैप्चर्ड द सेम फॉर देयर अर्निंग। और उस समय जो है लैंड रेवेन्यू, ठीक है, जो कर होता था, लैंड पे, जमीन में कर लगाया जाता था, वही मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था रूलर्स के लिए। और जो भी यहाँ पे रूलर्स राज्य करते थे, और इंग्लिश ने क्या है उनको कैप्चर कर दिया, उन्होंने भी रेवेन्यू लेना स्टार्ट कर दिया। तो रूलर्स क्या होते जा रहे थे, कमजोर होते जा रहे थे। तो अब हमको देखना है एग्रीकल्चर पॉलिसीज क्या है, क्या थी ब्रिटिशर्स की। So previously, British applied the same method of taxation as it was there in locality of these places, and then afterwards a different policy was adapted to decide amount and keep them safe. तो पहले पहले जो है ब्रिटिशर्स सेम मेथड अप्लाई करते थे टैक्स कलेक्ट करने का, जैसे कि पहले से होता आ रहा था। जैसे पहले के रूलर्स कलेक्ट करते थे, वैसे ही सेम मेथड से वो टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन बाद में, ठीक है, आफ्टरवर्ड्स बाद में जो है उन्होंने डिफरेंट पॉलिसी अडॉप्ट की, ताकि वो अमाउंट को डिसाइड कर सके और अपने पास सुरक्षित रख सके। दिस पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और ये जो पॉलिसी है ये डिपेंड करती थी कि अलग अलग जो स्टेट्स है इंडिया में, वहाँ पे कंडीशन क्या है, वहाँ पे फार्मर्स की कंडीशन क्या है, लैंड की कंडीशन क्या है, उसके बेसिस में। इन दिस द मेन इश्यूज ऑफ सेटलमेंट हियर वेयर जमींदारी, रायतवारी और महलवारी सिस्टम। तो यहाँ पे 3 तरीके के सेटलमेंट्स है, जमींदारी, रायतवारी और महलवारी सिस्टम। उसको हमको देखना है। जमींदारी सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। तो in earlier periods, the collection of revenue by Britishers were done through contractors who were selected by auctions। तो सब पहले पहले जो है ना, अर्ली पीरियड में जब पहले पहले जब टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे, तो टैक्सेस कैसे कलेक्ट किया जाता था, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाता था, तो ब्रिटिशर्स जो है इसको कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू कलेक्ट करवाते थे। और कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे सेलेक्ट करवाते थे, ऑक्शन, बोली के थ्रू। अब ऑक्शन कैसे होता था कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उसको बोल दिया जाता था तुम टैक्स कलेक्ट करो। टैक्स कलेक्ट जो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेगा और सबसे जल्दी टैक्स कलेक्ट करेगा, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था, उसको वो ऑक्शन में जीत जाता था। मतलब द पर्सन हु यूज्ड टू डू कलेक्शन ऑफ मनी फास्टर एंड मोर मनी यूज्ड टू गेट द राइट टू बी कलेक्टर और कॉन्ट्रैक्टर। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी व्यक्ति जो है, ठीक है, वो कलेक्ट कर सकता था, जो कलेक्शन कर सकता था फास्टर, जल्दी जल्दी कलेक्शन कर सकता था और ज्यादा अमाउंट कलेक्ट कर सकता था, उसको कलेक्टर या फिर कॉन्ट्रैक्टर बना दिया जाता था उस एरिया का। तो कॉन्ट्रैक्टर ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू कलेक्ट मोर एंड मोर रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स एंड पीजेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी पूरी कोशिश करता था कि भाई जैसे ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा वो रेवेन्यू जो है कलेक्ट कर सके फार्मर्स और पीजेंट्स से। The contractor was only concerned about his revenue and he was not worried about peasants' benefits and loss। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ उसको रेवेन्यू कलेक्ट करने में ही इंटरेस्ट रहता था। उसको कोई भी मतलब नहीं था कि जो पीसेंट्स है, किसान है, उनकी हालात क्या है, उनकी उस समय स्थिति परिस्थिति क्या है, बिल्कुल भी उससे कोई भी मतलब नहीं रहता था। तो ब्रिटिशर्स जो है हमारी कंट्री में कुछ डेवलपमेंट भी चाहते थे। वो चाहते थे अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारी कंट्री में, तो उनको टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट करने बनेगा। ठीक है, जैसे जैसे अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो लैंड है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लैंड में खेती होगी, तो उनको ये लगता था कि ज्यादा से ज्यादा वो टैक्सेस कलेक्ट कर सके। तो इसलिए वो ये भी चाहते थे कि जो लैंड है उसको इंक्रीज किया जाए। इसलिए भी उन्होंने काफी सारे इस तरीके के लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के सिस्टम्स निकाले। So therefore the term of contract settlement by contractor was increased to 5 years instead of 1 or 2 by Britishers। इसलिए जो है, ठीक है, वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हुए, इसलिए जो टर्म था, है ना, टर्म था कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्टर्स के पास में, उसको उन्होंने इंक्रीज कर दिया 5 साल के लिए, जो पहले हुआ करता था 1 या 2 साल के लिए। They thought that if they give a contract for long term exploitation towards peasants will be decreased। और उनको ये लगा कि अगर वो लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं उनको, तो हो सकता है कि जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, जो शोषण हो रहा है
जो फार्मर्स वगैरह के साथ वो क्या है थोड़ा सा कम हो जाए. सो इंस्टेड ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट दे स्टार्टेड गिविंग टैक्सेस टू ओल्डन जमींदार्स. इन दिस मैनर द पॉलिसी ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन चेंज फ्रीक्वेंटली. तो इसलिए जो है नए कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट करने के जगह जो पुराने जमींदार थे उनको वो कॉन्ट्रैक्ट देने लग गए कि भाई तुम ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रखो जिससे तुम रेवेन्यू कलेक्ट करके उनको देते जाओ. तो अब हमको आगे देखना है परमानेंट सेटलमेंट के बारे में जिसे जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है. इन द ईयर 1789 ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड एन एग्रीमेंट विद जमींदार ऑफ बंगाल एंड दैट वाज अ परमानेंट सेटलमेंट. तो 1789 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक एग्रीमेंट लेके आते हैं जमींदार जो थे बंगाल का उनके साथ में, और इसे ही क्या कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट. तो परमानेंट सेटलमेंट के करता करता कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस. तो लॉर्ड कॉर्नवालिस डिसाइडेड दैट लैंड रेवेन्यू विल बी कलेक्टेड बाय जमींदार. उन्होंने डिसाइड किया कि लैंड रेवेन्यू जो है जमींदार कलेक्ट करेंगे. अब कोई कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह अपॉइंट नहीं किया जाएगा, कोई ऑक्शन नहीं होगा. जो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जमींदार की. Those zamindars who will not give the land revenue would surrender their zamindari and new zamindar will टेक ओवर हिज प्लेस. तो जो जमींदार है उनका ये काम रहेगा कि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करे, ठीक है. और अगर वो लैंड रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर पाएंगे तो उनको क्या है उनकी जमींदारी छीन ली जाएगी, उनको अपनी जमींदारी सरेंडर करनी पड़ेगी और नए जमींदार को उनके जगह पे बैठा दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा. तो एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट डिसीजन ऑफ लैंड रेवेन्यू लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1789 एंड 90 एस्टैब्लिश रूल. तो ये जो प्रॉब्लम्स था कि बार बार लैंड रेवेन्यू डिसाइड करने का, ठीक है, हर बार लैंड रेवेन्यू का डिसाइड करने का. तो परमानेंट का मतलब होता है स्थायी, ठीक है. तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक रूल अप्लाई किया, एक रूल लेके आए जिसमें क्या है जो लैंड रेवेन्यू उसको फिक्स्ड कर दिया था कुछ समय के लिए. तो उसके बारे में हमको आगे देखना है. तो ऑन द बेसिस ऑफ लैंड रेवेन्यू पेड जमींदार विल have the power for 10 years to buy and sell the property. तो जैसे जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं जमींदार उसके बेसिस में, तो जमींदार है उनको 10 साल के लिए पावर होगा. 10 साल के लिए वो एक कोई भी एरिया उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा जहां पे वो इजीली जो है कोई भी प्रॉपर्टी को बाय और सेल कर सकेंगे. मतलब कोई भी प्रॉपर्टी को बाय और सेल करने का अधिकार किसके पास रहेगा? जमींदार के पास. बाई मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना. एनी फेलियर इन पेइंग रेवेन्यू बाय पीसेंट्स गिव देम अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर देयर लैंड्स. और कोई भी अगर किसान जो है, पीसेंट्स जो है, अगर वो अपना टैक्स जो है वो रेवेन्यू है वो नहीं दे पाता तो जमींदार के पास वो अथॉरिटी होगी, उनके पास वो अधिकार होगा कि वो उनके लैंड को हथिया ले. फॉर कंपनी रूलर्स लैंड रेवेन्यू वाज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम. तो जैसे कि हमने पहले भी देखा है, तो कंपनी के रूलर्स थे उनके पास लैंड रेवेन्यू ही एकमात्र जरिया था सोर्स ऑफ इनकम के लिए. बाय दिस सिस्टम कंपनी गॉट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. और इस सिस्टम के आने के बाद, ठीक है, जो भी उनकी आर्थिक तंगी थी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई उनके एडमिनिस्ट्रेशन में. उनको पैसे की जो कमी थी, जो उनको क्रिटिसिज्म सहना पड़ रहा था कि वो सिर्फ वन साइड ट्रेड कर रहे हैं, वो क्या है खत्म हो गया. द ड्रॉबैक ऑफ दिस वाज द मेन फोकस वाज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और इंक्रीज इन क्वांटिटी. बट ऑन कॉन्ट्ररी द जमींदार्स used to collect revenue on regular basis which did not give any profit to government or peasants. तो यहाँ पे ड्रॉबैक क्या था इस सिस्टम का? इस सिस्टम का ये था कि मेन फोकस ये था कि जैसे कि मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि एग्रीकल्चर इंक्रीज हो, क्वांटिटी इंक्रीज हो, जिसके बाद जो है वो टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट कर सके, रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट कर सके. लेकिन जो जमींदार है वो एकदम रेगुलर बेसिस में रेवेन्यू कलेक्ट करते जा रहे थे और इससे जो है गवर्नमेंट या फिर किसान किसी को भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था. उसके बाद हमको देखना है नेक्स्ट जो है राइट वाले सिस्टम. इन दिस सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ टैक्स कलेक्शन वाज टू हैव डायरेक्ट कांटेक्ट विद फार्मर्स और पीसेंट्स. अब जो है ये फेल हो गया, इसका ड्रॉबैक्स आने लगे ये वाले सिस्टम में, परमानेंट सेटलमेंट में. तो नया सिस्टम लेके आया राइट वाले सिस्टम. इसमें क्या है, जो टैक्स कलेक्शन है उसमें डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा. इसमें कोई भी जमींदार या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बीच में नहीं रहेगा. डायरेक्टली जो फार्मर्स या पीसेंट्स है उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, उससे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा. इट वाज डिसाइडेड दैट आफ्टर
subtracting the expenditure of agriculture production, 50% of the leftover amount would be the land revenue। तो ये डिसाइड किया गया भाई अब कोई भी मिडल मैन तो है नहीं यहाँ पे, तो जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें जो भी खर्चे हुए हैं और जो फैमिली का खर्चा है उसको हटाने के बाद जितना भी बचा हुआ अमाउंट है तो 50% जो है वो एज अ लैंड रेवेन्यू उनको पे करना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लीजिए अगर किसी के पास एग्जाम्पल बता रहे हैं 100 रुपीज का पूरा उनका उनका फायदा हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, और 100 रुपीज में हो सकता है 20 रुपीज जो है उनको खर्चा आया होगा, बाकी जो भी है बीज है और खातू है ये सब चीज में, और उसके बाद ये मान के चलिए 20 रुपए जो है जो भी किसान है उसकी फैमिली को लगेगा, तो बाकी कितना बचा 60। तो 60 में आधा मतलब 60 का आधा कितना हुआ 30 रुपीज जो है उनका क्या हो गया लैंड रेवेन्यू। इन अर्ली डेज द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ क्रॉप डिड नॉट हैव एनी कनेक्शन विद द रेवेन्यू। और उस समय जो है अगर ठीक है प्राइसेस क्रॉप्स के प्राइसेस है उसका कोई लेना देना नहीं था क्रॉप्स के साथ, अगर प्राइसेस बढ़ते हैं या घटते हैं तो भी उनको उतना ही रेवेन्यू देना पड़ता था। इन बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी प्रोविंसेस इट वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर 30 इयर्स। और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी वाला जो एरिया है वहां पे इसको 30 साल के लिए लगा दिया गया। Even after direct contact with peasants in the system they were exploited। और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी था peasants के साथ में, यहाँ पे कोई भी मिडिल मैन नहीं था तो भी उनका शोषण हो रहा था। कैसे भी अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं क्रॉप्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है भाई, जितना भी अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं उसके बावजूद भी उनको उतना ही टैक्सेस देना पड़ता था। अब नेक्स्ट हमको देखना है महलबारी सिस्टम के बारे में। इन 1833-43 ब्रिटिश रूल स्टार्टेड अ न्यू सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यूज इन वेस्ट। तो 1833 और 43 में एक नया सिस्टम लेके आए, ब्रिटिशर्स नया सिस्टम लेके आए रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। इन दिस सिस्टम द होल विलेज वाज रिगार्डेड एज महल फॉर सेटलमेंट ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। तो ये वाला सिस्टम है इसमें पूरा का पूरा जो विलेज है उसको क्या रिगार्ड किया जाता था, उसको क्या माना जाता था महल, ठीक है। और ये जो महल है यहाँ पे से टैक्सेस कलेक्ट किया जाता था, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। इट मेंट दैट ऑल फैमिलीज ऑफ पीसेंट्स हैज अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज। और ये माना गया था कि जितनी भी फैमिलीज हैं एक महल में एक विलेज में जितनी भी फैमिलीज है पीसेस की उनकी पूरी जिम्मेदारी है, उन सबकी जिम्मेदारी है रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। सिमिलर टू रायतवाद सिस्टम आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग द एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉर फीडिंग ऑफ पीसेंट फैमिली 50% ऑफ द लेफ्ट मनी वाज रिगार्डेड एज रेवेन्यू। तो जैसे कि रायतवादी सिस्टम में हुआ करता था वैसे ही जो भी एक्सपेंडिचर है उसको हटाने के बाद जितना भी अमाउंट बचता है उसका 50% जो है एज अ रेवेन्यू दिया जाता था। दिस सिस्टम वाज इम्पोज्ड इन पंजाब मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। और ये जो सिस्टम है ये 3 जगह पे लागू होता था, पंजाब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे हमको देखना है रेवेन्यू कलेक्शन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में उस समय रेवेन्यू कलेक्शन कैसे हुआ करता था। ब्रिटिश रूलर्स डिड अ लॉट ऑफ चेंजेस इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस जो है ब्रिटिश रूलर्स यहाँ पे लेके आए। दे डिवाइडेड छत्तीसगढ़ इनटू मेनी डिफरेंट परगनास एंड कम विशधार्स वेयर अपॉइंटेड। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ को छोटे छोटे रीजन्स मतलब परगनास, ठीक है, जैसे क्या कहा जा रहा है परगनास में डिवाइड किया गया था और काम विशधार्स अपॉइंट किए गए थे जो रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम परगनास अमीर एंड पंड्यास वेयर रेवेन्यू ऑफिसर्स। तो जहाँ पे परगना से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वहां पे अमीर और पंड्यास को रेवेन्यू ऑफिसर्स बनाया गया था। ब्रिटिश ऑफिसर्स अबॉलिश द पोस्ट ऑफ पटेल प्रिविलेज ड्यूरिंग मराठा रूल एंड इंस्टेड ऑफ दैट पोस्ट ऑफ गौटिया वाज क्रिएटेड। तो ब्रिटिश रूलर्स ने खारिज कर दिया जो पोस्ट हुआ करता था पहले पटेल्स का, जिनका जिम्मेदारी हुआ करता था रेवेन्यू कलेक्ट करने का, मराठास के टाइम में उसको उन्होंने खारिज कर दिया और एक नया पोस्ट लेके आए गौटिया, ठीक है। तो गौटिया का पोस्ट उन्होंने नया क्रिएट किया। गौटिया क्या हुआ करता था एट दैट द टाइम विलेज गौटियास कलेक्टेड रेवेन्यूज इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। और उस समय जो है विलेज के जो गौटिया जो ब्रिटिश रूलर्स ने गौटिया बनाए उनका क्या काम था रेवेन्यू कलेक्ट करने का, और रेवेन्यू जो है 3 इंस्टॉलमेंट्स में लिया जाता था। रेवेन्यू वाज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ लैंड। विलेज गौटिया कलेक्टेड रेवेन्यू एंड डिपॉजिटेड इन विलेज ट्रेजरी। तो जो रेवेन्यू है
उसको कैसे डिसाइड किया जाता था, जितना भी एरिया है लैंड का उसके हिसाब से जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। विलेज की जो कोठियां हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी रेवेन्यू कलेक्ट करने की, और उसको वो जाके गवर्नमेंट का जो खजाना है, ट्रेजरी है, वहां पे जाकर डिपॉजिट किया जा कर देते थे। दिस रेवेन्यू सिस्टम विच वॉज इम्पोज बाय ब्रिटिशर्स वॉज नॉट गुड फॉर पीसेंट्स बिकॉज ब्रिटिशर्स rate for each revenue was very high and compulsory, which was not possible for a poor फार्मर्स इनकम। तो ये जो रेवेन्यू सिस्टम है जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे, ये पीसेंट्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। ठीक है, पीसेंट्स इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होते थे, शोषित होते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अलग अलग रेट रखे थे ईच रेवेन्यू, है ना, बहुत ज्यादा हाई रेट रखे थे रेवेन्यू के लिए, और ये कंपलसरी हुआ करता था, जिससे जो पुअर फार्मर्स हैं वो इस चीजों को नहीं कर पाते थे, नहीं दे पाते थे। देयरफॉर दे बोरोड फ्रॉम जमींदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। तो इससे क्या होता था, अगर कोई भी पुअर फार्मर है वो नहीं दे पा रहा है, अभी कंपलसरी देना है तो नहीं दे पा रहा है, तो वो क्या करता था, वो कर्ज ले लेता था जमींदार या लैंडलॉर्ड के पास में। इफ द रेवेन्यू वाज नॉट पेड रेगुलरली देन द लैंडलॉर्ड यूज्ड टू कैप्चर देयर लैंड। अब भाई यहाँ से एक कर को चुकाने के लिए वो उससे वो जमींदार या लैंडलॉर्ड्स के पास जाके दूसरा कर ले लेता था। अगर ये कर नहीं चुका पाता था, ये रेवेन्यू वो नहीं चुका पाता था, तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो उनके जो लैंड है उसको कैप्चर कर लेते थे, उस पर कब्जा कर लेते थे। अल्टीमेटली द कंडीशन ऑफ पीसेंट्स वे आर नॉट वेल एंड so they agitated against British rule. In this manner peasants revolted against company rule. तो आखिरकार क्या हुआ, अल्टीमेटली आखिरकार क्या हुआ, जो कंडीशंस हो गए पेशेंट्स की वो बिल्कुल भी सही नहीं थी, इसलिए वो बहुत ही गुस्सा थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ में, बहुत ही मतलब उनके प्रति घृणा आ गई ब्रिटिश रूल के खिलाफ में। इसलिए जो है वो बाद में रिवॉल्ट करना चालू करते हैं, विद्रोह करना चाहते हैं, करना चालू करते हैं ब्रिटिश रूल के खिलाफ में। ठीक है, तो उसके बाद हमने देख लिया फार्मर्स और पीसेंट्स की क्या यहाँ पे स्थिति थी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑन क्राफ्ट्समैन एंड आर्ट। ठीक है, जो क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे, क्राफ्ट्समैन मतलब जो पॉटर्स हो गए, जो कुम्हार हो गए, जो बांस के सामान बनाने वाले चीज लोग हो गए, जो छोटे बड़े स्कल्पचर्स वगैरह बनाने वाले जो लोग हो गए, उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट आया ब्रिटिश रूल के आने के बाद में। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें देख ली, तो यहाँ पे हम वीडियो लेक्चर को स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।